अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और केस का फैसला बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ आया है। तोशाखाना 2 का ये केस है जिसमें मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जुर्माना भी है साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी हो या फिर सियासी, खासकर इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके, कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल किया जा सके पार्टी के लिए। कुछ इस सिलसिले में राब्ताकारी, कौमी कॉन्फ्रेंस और बातचीत की, डायलॉग की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक ख़त सामने आया है जो कोट लखपत जेल में पार्टी के सीनियर रहनुमा कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद वगैरह, उनकी तरफ से, और उन्होंने एतमाद का इजहार किया है जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद अचकज़ई साहब, उनके ऊपर, और ये कहा है कि जो मुश्किल हालात हैं इनसे निकालने के लिए ये किरदार अदा कर सकते हैं। अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा पार्टी की जो सियासी कमेटी है उसमें भी इमरान खान साहब ने शामिल किया था इन दोनों इत्तेहादियों को और अहम जगह दी थी। इस सारे तनाजुर में क्या ये दोनों रहनुमा या ये जो इत्तेहादियों की शमूलियत का फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये कोई रंग ला सकता है? क्या पीटीआई के मुश्किल हालात में या इनसे निकलने के लिए इत्तेहादियों पर इन्हिसार का फ़ैसला दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से ज़रा आज ये गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये मौजू फ़ैसला है? बहुत शुक्रिया अलीना। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, ख़ासतौर पे जो पीटीआई की हिकमत अमली है और क्या इनका आगे का जो लाहे अमल है, ख़ासतौर पे ये जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिल के, तो मैं नहीं समझता कि ये जो एक पीटीआई के जो कोट लखपत जेल में असीर रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ये कोई अच्छा फ़ैसला है या अच्छी सजेशन है जो उन्होंने पीटीआई की क़यादत को दी है कि अपने ये जो मामलात हैं ये दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं को दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल विजडम को देखा जाए और अगर कोई सियासी एक जमात के रहनुमा के तौर के ऊपर, तो ये कोई भी एक जो सियासतदान होगा वो अपने मामलात किसी दूसरे के हाथ में देना पसंद नहीं करेगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये इनकी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक ये 2-2.5 साल से जेल में हैं, उसके बावजूद भी अभी तक ये सबक नहीं सीख सके। ये एक मामला सीधा सा है और उसको ये आसानी से हल किया जा सकता था सियासी तौर के ऊपर। जो ऑलरेडी ऑप्शंस दी गई थी, हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकरात की ऑफर्स दी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात को अगर गंभीर किया गया है तो उसकी अगर मैं समझता हूँ जो एक ही वाहिद वजह है और वो है इमरान खान। आज भी बजाय इसके कि किसी दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं को या लीडरान को ये मामलात हैंडल करने और हल करने के हवाले से ये इस तरह का वो करना, उससे बेहतर था कि इमरान खान आज अगर फैसला कर लें और आज अगर जो पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है जो कि बाहर है, चलें शाह महमूद कुरैशी जेल में है वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा भी दीगर पीटीआई के लीडरान हैं जो कि मामलात को हैंडल कर सकते हैं और पसे पर्दा मुज़ाकरात माजी में हुए भी हैं। अली अमीन गंडापुर ने इसकी कोशिश की थी, उसके अलावा बैरिस्टर गोहर जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं, वो कर सकते थे। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इमरान खान ख़ुद जो है वो इसको दुरुस्त अंदाज में फ़ैसला साजी करके ये हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और मामलात को इन्होंने जो है वो एक कम्प्लेक्स एक उन्होंने सूरत हाल बना दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इन्होंने अगर महमूद खान अचकज़ई को या अल्लामा नासिर अब्बास साहब को ये इस तरह के कोई इन्होंने वो दिया है फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, तो ये कोई हल पीटीआई के लिए अच्छा बेहतर निकल सकता है। इसलिए जब भी ये कोई भी इसका मसले का हल निकलेगा, चाहे वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से हो या उनको बनी गाला में जो है वो हाउस अरेस्ट करने के हवाले से, या इवन पीटीआई के ऊपर जो सख्तियाँ हैं ये कम होनी है, ये तमाम तर मामला जब तक बराह रास्त हुकूमत के साथ बातचीत और मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। उसके अलावा चाहे जितनी कोशिश की जाए, मैं नहीं समझता कि इसका कोई नतीजा निकल सकेगा। जहाँ तक दूसरा अगर देखा जाए ये मामलात बढ़ते क्यों जा रहे हैं, आप देखें जो आज फ़ैसला आया है तोशाखाना 2 का,
उसमें जो इनको सज़ा सुनाई गई है, फिर इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त जो इनके लिए जो केसेस हैं वो May 9 का है, GHQ हमला केस है। ये वो तमाम मामलात हैं जो PTI के लिए मज़ीद आगे जो है वो सख्तियाँ और मुश्किलें बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ इनके लिए इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए अब भी जो मैं समझता हूँ कि अगर एक सियासी जमात और बड़ी सियासी जमात के रहनुमा के तौर के ऊपर इमरान खान खुद फैसला नहीं करेंगे और जो ताकत और अख्तियारात अपनी ही पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको नहीं देंगे, ये मामलात इनके लिए सुलझने वाले नज़र नहीं आते। मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि जिस तरफ मामला जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है और उसमें तरीका यही था इत्तेहादियों पे, या फ़खर की राय से इत्तफाक करते हैं? देखिए, डिस्ट्रस्ट बहुत है, ज़ाहिर है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप गवर्नमेंट को ले लें, मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि PTI के साथ मामलात सेटल्ड हों? ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और PTI असल बैटल फील्ड तो पंजाब है। अब पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून फ़र्ज़ करें मुज़ाकरात हों तो किस पॉइंट पर हों? PTI का एक मौक़िफ़ है 8 फरवरी के इलेक्शंस, उसमें यानी मुज़ाकरात का अगर एजेंडा होगा तो क्या होगा? एक सियासी दो सियासी जमातों में, हुकूमत और अपोजिशन में जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसका बेसिक एजेंडा क्या होता है? ज़ाहिर है अपोजिशन की ग्रीवेंसेस होती हैं कि उनको स्पेस नहीं दी जा रही, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन्हें एहतजाज का हक़ नहीं दिया जा रहा, उनके 8 फरवरी का मैंडेट छीन लिया गया है। अगर आज की अपोजिशन का हम वो करें, जायज़ा लें, अब मुस्लिम लीग नून जो है इस सिलसिले में क्या जो है फैसिलिटेट कर सकती है इस चीज़ में? ज़ाहिर है एक मुश्किल सिचुएशन है। दूसरा जो तहरीक इंसाफ का एक इशू है, देखें एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद के जो वाक़यात हुए, फिर उसके जवाब में जो PTI की पोजीशन हार्ड से हार्ड होती चली गई। तो एक ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर कि मुझे लगता नहीं कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। अगर आप ये अटैम्प्ट करें कि जी कोई तहरीक इंसाफ से अलग कोई एक लाइन हो जाएगी, वो चलेगी नहीं, क्योंकि अगर ये है कि सियासी ज़ाहिर मामलात तो सियासी अंदाज में ही हल होने चाहिए, लेकिन सियासी मामलात में अंदाज हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि नज़र नहीं आ रहा कि अचकज़ई साहब, अगर हम अभी आज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो क्या लाएमल बनाते हैं, इसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल है और कुछ जमातें भी आई हैं। तो अगर एक कोई मुत्तफ़क़ा लाएमल, तो अपोजिशन के पास तो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक ऑप्शन होता है कि आप इतना प्रेशर बिल्ड करें कि गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, और मुज़ाकरात भी अपोजिशन की टर्म पे। दूसरा गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन दे सकती है, खुद दे सकती है, जैसे जलसे अगर फ़र्ज़ करें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जलसे हों तो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेट नहीं करे तो रुकावट नहीं खड़ी करे उसमें। बाकी अब जैसे ये जो केसेस के फ़ैसले आ रहे हैं, ये मामला ज़ाहिर है, ये मामले इसके मामलात जो हैं एक तो अदालती हैं और दूसरे जो है पस पर्दा जो भी चीज़ें हैं, जो दबाव है वो अपनी जगह है। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए या यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद, इनको सज़ाएँ हो गई। अब ये एक ऐसी सिचुएशन में आप हो गए खड़े होके कि PTI के लिए 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ करे, ऐसी शो ऑफ स्ट्रेंथ करे कि जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाए, या थ्रू अलायंस कोई तहरीक चलाए। ये दोनों ऑप्शन अब तक PTI इस्तेमाल करने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुझे लगता है एक स्लो प्रोसेस है, ये बात फरवरी मार्च तक जाएगी कि वो कोई इस तरह का लाएमल बनाए जलसे जुलूस उससे, तो वो ठीक है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बातचीत के इशारे मिले हैं। तो एक स्टेलमेंट है और उस स्टेलमेंट के नतीजे में अपोजिशन की अपनी एक वो है, वो ज़ाहिर है उनका सोशल मीडिया वो है, वो अपना वो चल रहा है उसके अंदर, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें एज सच कोई भी ऐसा इशारा कम से कम हो सकता है, मेरी राय गलत हो, मुझे नहीं नज़र आ रहा जिसमें कोई ब्रेक थ्रू नज़र आए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान या PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी न किसी लेवल पे कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि PTI के लिए और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती ही नज़र आ रही हैं। ठीक है बेनज़ीर, आप वजह क्या समझती हैं कि पहले तो सियासी कमेटी,
خان صاحب کا خود نام لینا ان دونوں اتحادیوں کا، اور اب یہ اسیران کی طرف سے جو خط آیا ہے اس میں بھی اسپیسیفکلی ان دونوں کو مینشن کرنا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیا یہ درست اپروچ ہے؟ اچھا لینا، پہلے میں تھوڑا سا جو آج توشہ خانہ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گی اس سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے۔ دیکھیں، میری ایک رائے رہی ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو جینوئن کیسز ہیں، جن کا جواب عمران خان صاحب کو دینا چاہیے۔ ان کے پاس جیسے القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے، عمران خان صاحب کے پاس ہائیسٹ آفس تھا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اس آفس کو مس یوز کیا اور اپنے آپ کو یا بشرا بی بی کو فائدہ پہنچایا یا نہیں۔ اور یہ توشہ خانہ کا کیس تو ہمیں یاد ہے کہ ایک صحافی کے تھرو ہمیں ملی یہ معلومات، جو ویسے بھی پبلک انفارمیشن ہونی چاہیے تھی، اور اس صحافی کے ساتھ کیا ہوا اور کتنی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ مسئلہ صرف یہ ہے لینا کہ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ جس ماحول میں آ رہے ہیں، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ سچائی تک پہنچے، اور وہ زیادہ سیریس اس معاملے پہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ ٹرینڈ یہی ہے نا، ہم یہی دیکھتے ہیں، ایک کیس بنتا ہے، بند کمرے میں اس کی کارروائی ہوتی ہے، اور پھر سخت سے سخت فیصلہ آتا ہے، کبھی 14 سال تو کبھی 17 سال تو کبھی 7 سال، اور آج دیکھیں جج نے کیا لکھا کہ ابھی یہ میں کم سزا دے رہا ہوں، 17 سال سزا دی، یہ میں کم دے رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کی اتنی عمر ہو گئی ہے اور بشرا بی بی جو ہے وہ ایک عورت ہے، ورنہ شاید وہ عمر قید دے دیتے۔ تو ماحول میں اس سسٹم پہ کسی کو اب اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ انصاف کرے گا۔ تو یہ جو کیسز ہیں، جب ان کے فیصلے آتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی کہ 17 سال ہو یا 10 سال ہو یا 7 سال ہو۔ جہاں تک اتحادیوں کی بات ہے، بالکل یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت پہلے یہ پی ٹی آئی کو کر لینا چاہیے تھا، شاید جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں گئے تھے، کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی، جو سول سوسائٹی تھی، جو وکلا تھی، میڈیا کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی، اور ابھی کیا جا رہا ہے۔ اور جس وجہ سے شاید جو کوٹ لکھپت میں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اچکزئی صاحب کا نام لے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی ان کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے لینا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ریاست سیریس نہیں ہے کسی بریک تھرو کے لیے اور پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے، کیونکہ معاملہ تو بڑا سمپل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب کو فوکل پرسن بنا دیا ہے، ان کو مکمل اختیارات ہیں، تو آپ عمران خان صاحب سے ان کو ملنے دیں، ان کو انگیج کریں، لیکن آپ تو ان کو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنانا چاہتے۔ دوسری بات ہے لینا یہ، اور سب سے اہم، کہ اگر اب بات چیت ہوتی بھی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، تو کس چیز پہ بات چیت ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا؟ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب پہ کیسز بنیں گے۔ کیا 26ویں آئینی ترمیم پہ بات ہوگی؟ کیا پیکا کی ترمیم پہ بات ہوگی؟ نہیں۔ کیا ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو واپس دی جائیں گی؟ نہیں۔ تو پھر بات کس پہ ہوگی؟ تو ابھی مجھے لگتا ہے علینا یہ ساری آن پیپر باتیں ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہاں ہم اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، بس وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت بالکل بھی انٹرسٹڈ ہے کسی کو بھی اسپیس دینے کے لیے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ وکلا ہو، چاہے وہ میڈیا ہو۔ اب آپ دیکھیں آج جو کانفرنس ہو رہی تھی، ایمان مزاری صاحبہ وہاں پہ موجود تھی، ان پہ کس قسم کے کیسز بنائے ہوئے ہیں؟ کیا وہ سیاستدان ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی میں ہیں؟ یا متی اللہ جان جو ایک صحافی ہیں، ان پہ منشیات کا کیس بنا دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی مان سکتا ہے کہ ان پہ ایسا کیس بن سکتا ہے یا وہ کچھ ایسا کام کرتے تھے؟ تو اس وقت کوئی سپیس نہیں ہے۔ میرے خیال سے بڑا کلیئر میسج ہے، مائی وے اور دا ہائی وے، جو ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ویسی ہی چیزیں ہوں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت سیریس ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو جو آج سزا آئی ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ سزاؤں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، مضحکہ خیز ٹرائل، مضحکہ خیز گواہیاں، مضحکہ خیز ثبوت، مضحکہ خیز فیصلے۔ آج 17 سال کی سزا ہوئی ہے، اور یہ سزا ہوئی ہے ایک بلغاری کا ایک جیولری سیٹ، کم قیمت پر پرائیویٹ فرم سے کم قیمت لگوائی اور لے کر گھر چلے گئے۔ میڈم شیخ، 20 سالہ 2002 سے 2023 تک کا جو 20 سالہ توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے، 446 صفحات کا، 4000 تحفے، 1200 گھڑیاں۔ اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دو ٹرم شامل نہیں ہیں، نواز شریف صاحب کے 2 ٹرم شامل نہیں ہیں، یہ بعد کے ہیں۔
अब इसमें मुझे बताइए कि शाहिद खाकन अब्बासी जो 23 करोड़ के तोहफे 13 घड़ियां घर ले गए, उनका क्या बना? कभी उनसे पूछा गया? नवाज शरीफ साहब 10 करोड़ के तोहफे 11 घड़ियां घर ले गए, कभी उनसे पूछा गया? आसिफ जरदारी साहब, अब तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन 13 करोड़ के तोहफे 11 घड़ियां घर ले गए, कभी उनसे पूछा गया? ख्वाजा आसिफ साहब 4 करोड़ 14 लाख के तोहफे 5 घड़ियां, इसहाक डार साहब 4 घड़ियां, शहबाज शरीफ साहब 2 घड़ियां, बिलावल भुट्टो 2 घड़ियां, यूसुफ रज़ा गिलानी 1 घड़ी, कभी इनसे पूछा गया? कभी नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि मर्सिडीज़ कार, सुजुकी कार की कीमत पर क्यों ले गए? सऊदी राइफल 14,000 रुपये पे क्यों ले गए? तुर्कमानिस्तानी कारपेट 50 रुपये पे क्यों ले गए? कतरी वली अहद का ब्रीफ केस 875 रुपये पे क्यों ले गए? कभी पूछा गया इनसे? यानी फिर एक मरतबा बता रहा हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मुआशरा कुफ्र के साथ तो कायम रह सकता है, जुल्म के साथ नहीं। ये बाकियों का पार्शली क्यों? और इधर 17 इस वक्त तक 52 साल सज़ा हो चुकी है इमरान खान को, और अभी 150-200 मुकदमे और हैं। तो आप एक तरफ पार्शली चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख, कि कभी किसी का ट्रायल हुआ है? बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ट्रायल हुआ है कि वो ले जा सकते थे बुलेट प्रूफ गाड़ियां, दूसरी गाड़ी ले जा सकते थे? सवाल ये पैदा होता है कि सारों से इक्वल क्यों नहीं इस सवाल जवाब हो रहा। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बाकी जहां तक इमरान खान की बात है, आप दें सजाएं, आप छोड़ दें उनकी उम्र कितनी है, छोड़ दें बुशरा बीबी औरत हैं कि मर्द हैं, ये शर्मनाक किस्म के रिमार्क्स देना बंद करें, सजाएं दें, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ मैडम शेख, अभी आपने कहा कि ये अब जो मुज़ाकरात और बातचीत और ये सारी जो आप एक कहानी है, आप मुझे बताइए कि जब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात हो रही हो, जब इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने की बात हो रही हो, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात हो रही हो, जब इमरान खान की बहनों पर दहशतगर्दी के पर्चे हो जाएं क्योंकि वो मुलाकात करना चाहती हैं और मुलाकातों पर पाबंदी हो, और जब इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट हों, और जब इमरान खान को कहा जाए कि ज़ीरो टॉलरेंस है, तो फिर बताए कहाँ से मुज़ाकरात, कहाँ से पीटीआई किस से मुज़ाकरात करे? अभी कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कभी भी नहीं खुला इमरान खान के लिए मुज़ाकरात या बातचीत का दरवाज़ा। कोट लखपत जेल से एक ख़त पहले भी आ चुका, 6 बार मुज़ाकरात की कोशिशें भी हो चुकी। पीटीआई के जो सियासतदान पार्टी छोड़ गए हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं मफामत के लिए। आखिरकार आपको बैठना पड़ेगा, आखिरकार आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आखिरकार आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट नहीं रहे, तो कोई ब्रेक थ्रू की बात नहीं, कोई मुज़ाकरात की बात नहीं, कोई बातचीत का माहौल नहीं है। अब आप मुझे बताइए मैडम शेख, आखिरी बात, कि शाह महमूद कुरैशी साहब 1.5-2 साल से जेल में क्या कर रहे हैं? क्यों हैं जेल में? वो उन पे कौन सा मुकदमा है? वो 9 मई वाले दिन कराची में थे अपनी बीमार एहलिया के साथ। अब GOR 1 गेट जो हमला केस है, इसमें भी शाह महमूद कुरैशी थे जिसमें वो बरी हुए हैं। यानी वो जो शीशे टूटे हैं या जो हुए, उसमें क्या यास्मीन राशिद ने आकर शीशे तोड़े थे, उमर सरफराज चीमा ने तोड़े थे, महमूद रशीद ने तोड़े थे, इजाज चौधरी ने तोड़े थे। हम थोड़ा सा 5वीं मरतबा 10-10 साल की सजाएं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ना माहौल है, मुख्तर ना माहौल है, ना इस वक्त किसी का कोई बातचीत पर कोई आमादगी है, ना इस वक्त बातचीत की कोई तरफ बात जा रही है। तो ये आगे ही चल रही है बात, और जो मैंने बताया कि इस तरह की बातें हो रही हैं, उसी तरफ बातें जा रही हैं। नहीं सर, माहौल होना या कोई आमादगी होना तो सवाल ही नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं जो स्पेस निकालने की तरफ ये हिकमत अमली ली गई है कि अब पीटीआई के नहीं बल्कि जो इत्तेहादी हैं वो शायद इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या वाकई में इत्तेहादियों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई किरदार अदा करे? जी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, फ़खर साहब कुछ कहना चाह रहे थे काफ़ी देर से।
अलीना, जो इरशाद भट्टी साहब ने पॉइंट्स उठाए जो तोशा खाना के हवाले से, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो बेनज़ीर बात कर रही थी, 2-3 ऐसे केसेस थे जो कि मेरिट के ऊपर अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन और उसके हवाले से किया जाए तो ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर थे, इसमें पोलिटिसाइजेशन या वो उसका एलिमेंट नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस का अगर आप तफसीलात पढ़ें, जिस तरह से वो किया गया है सारा, वो एक ओपन एंड शट केस था और ये दूसरा तोशा खाना जो केस है उसके हवाले से। अब भट्टी साहब 2-3 पॉइंट्स इसमें से उठा रहे थे। एक ये कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने भी उसी तरह तोहफे लिए जिस तरह बाकियों ने लिए थे। नवाज शरीफ ने इतनी घड़ियां ली, पता नहीं क्या कुछ लिया, आसिफ अली जरदारी ने लिया, बाकी जिसने भी लिया है। तो ये उनसे क्यों नहीं पूछा गया और इनके खिलाफ क्यों केसेस किए गए हैं? देखें, इसमें बुनियादी 2-3 वजूहात हैं जो कि जानना और समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो तोशा खाना की पॉलिसी थी इमरान खान दौर से पहले, वो जो डिफरेंट थी कि जो रिटेंशन के हवाले से जो तहाइफ वगैरह थे, वो उसमें जो सर्टन जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको पूरा करते हुए वो तमाम कुछ जो है वो रिटेन कर लिया जाता था, जो कुछ रखना होता था वो भी रखा जाता था। इमरान खान ने आके इसमें तोशा खाना की जो पॉलिसी थी रिटेंशन के हवाले से, इन्होंने बताया कि इतनी सर्टन लिमिट्स जो वैल्यूएशन होगी उसके बाद जो भी पे करके वो तोहफे रख सकता है। अब तोहफे रख लेना ये कोई इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो इसमें जो है वो उस में आ जाती हैं करप्शन के ज़ुमरे में, या जो अब इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो तहाइफ हैं वो इनमें से जितना इन्होंने नाम लिए हैं वो कोई ओपन मार्केट में जाके ये बेचते नहीं है। जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने किया, ये किसी और लीडर ने नहीं किया कि एक जो घड़ी है वो उन्होंने जाके किसी मार्केट में बेच दी, या बल्गारी सेट है या जो भी। और दूसरा जो वैल्यूएशन के हवाले से भी अगर इसी बल्गारी सेट की ये बात कर रहे हैं, 7 करोड़ और 15 लाख की एक वैल्यूएशन उसकी जो ओरिजिनल कीमत है, और ये 29 लाख रुपए दे के उसका कर रहे हैं। आप अगर तफसीलात पढ़ें जो केस की थी, जिसमें जो विटनेसेस आए, जो प्राइवेट अप्रेजर था या फिर उसके साथ साथ इमरान खान के अपने जो सेक्रेटरी थे पर्सनल, वो क्या जाकर बताया उन्होंने अदालत को कि इन्होंने जो प्राइवेट अप्रेजर था उनको कहा गया कि आप इसकी वैल्यूएशन कम करें वरना आपको फिर मुस्तकबिल में जो है ये हम काम नहीं देंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 5.8 मिलियन वो लगाया, और उसके बाद जो ओरिजिनल कीमत थी वो 7 करोड़ थी। तो ये फिर इन्होंने 29 लाख का वो दिया। अगर आप मेरिट्स के ऊपर जाएं और इसके जो तमाम तर जो तफसीलात हैं उसके ऊपर जाएंगे तो ये जेन्युइनली जो एक केस था, मैं समझता हूँ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का भी, और उसके साथ साथ जो मिस डिक्लेरेशन का भी था, ये इसमें और भी जो चार्जेस थे। तो भट्टी साहब इसको जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको कि फलां ने लिया और फलां ने लिया, उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया, उनमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो उनके केसेस में और इस केस में जो इमरान खान के जो केसेस थे। ठीक है जी, लेट्स जस्ट रेस्ट इट एट दैट। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारा जो बुनियादी सवाल है उसके तजियाकारों की आपने राय जानी, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके अंदर पाया जा रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब सवाल बड़े दिलचस्प में आए, उसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भट्टी साहब, करप्शन और मालियाती जराइम के खिलाफ ताउन के लिए नैब यानी पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है नेशनल, उसके दरमियान और नाइजीरिया के एंटी करप्शन कमीशन के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। आपसे सवाल ये हो रहा है कि आलमी सतह पर ताउन को जो इससे दावे हो रहे हैं तकवीयत मिलेगी, ऐसे मुआहिदों से क्या फ़ायदा होता है? पहले तो मैडम शेख इस पर मुबारकबाद कबूल कीजिए चेयरमैन नैब साहब के आपने सारे मुल्कों का चार्ट सामने रखा होगा, उसमें से जो करप्ट तरीन मुल्क हैं उन पे टिक लगाया होगा, और उनमें से फिर आपने कहा होगा कि ये है दिल को भा जाने वाला मुल्क जो हमसे भी माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हमसे भी ज़्यादा करप्ट है। अब आप मुझे बताएं कि नाइजीरिया और पाकिस्तान मिलकर क्या तीर मारेंगे, यानी क्या करेंगे? ये भी चेयरमैन नायब साहब से पूछना है। चेयरमैन नायब साहब से वैसे तो ये भी पूछना था कि जो IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया था कि हम करप्शन हर सतह पर है और उसने तरक्की का गला घूंटा हुआ है, और 6.5 GDP का रेशो करप्शन की नज़र हो जाता है, उस पर आपका क्या ख्याल है? और अभी कोई हुकूमत का केस भी आपके पास है कि सारे ही अपोजिशन के केस हैं आपके पास? और वैसे तो दांत निकल गए हैं नैब के, तो लेकिन चेयरमैन नायब साहब मुझे पहला सवाल कि नाइजीरिया क्यों चुना, दूसरा सवाल
کہ نائجیریا اور مل کر آپ دونوں کیا کریں گے. کرپشن لوٹ پوٹ ہو رہی ہے, ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی ہے, کبھی بیڈ پہ جاتی, کبھی نیچے گرتی, کبھی اوپر آتی ہے. اور کرپشن نے اپنے بڑے سے بیڈ روم میں ہمارے چیئرمین اور وہ جو نائجیریا والے صاحب تھے ان کی تصویریں لگا کے لڈیاں ڈال رہی ہے کرپشن آگے کہ ماشاءاللہ کیا آپ نے مجھے کہاں سے پکڑا ہے. اور کوئی سنگاپور سے آپ معاہدہ کرتے, کسی ایسے ملک سے, سویڈن سے, ڈنمارک سے, فن لینڈ سے, ناروے سے, جہاں کرپشن فری معاشرے ہیں, جہاں آپ کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کرتے, وہ آپ کو کوئی طریقہ, کوئی گر بتاتے کہ اس طرح کرپشن کم کی جاتی ہے. آپ نائجیریا پہنچے کیسے؟ پہلے ہاں یہ بھی بڑا سوال ہے کہ آپ نائجیریا کیسے پہنچے, کس وایا سے پہنچے؟ وہاں فلائٹ جو تھی وہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ٹرانزٹ تھا, تو آپ نے کہا ایک معاہدہ ہی کرتا چلوں. میں اس پہ آپ کی داد دینا چاہتا ہوں نیب کو, چیئرمین نیب صاحب کو, اور نائجیریا کو, اور پاکستان کو. اور کرپشن جو ہنس رہی ہے, کہہ کے مار رہی ہے, میں اس کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں اور کرپشن کو کہنا چاہتا ہوں تیرے برے دن آ گئے, اب بتا کالیا کیا کرے گی تو کرپشن. تو یقین کریں اس سے کرپشن بڑھے یا گھٹے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں. یہ جو تاریخ ساز معاہدہ ہوا ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سر آپ کے انتہائی سیریس تجزیہ تبصرے کے درمیان میں ایک نان سیریس جملہ بھی بتا دوں آپ کو. فیکٹس اور فگرز یہ کہتے ہیں سر, گلوبل پرسیپشن انڈیکس جس کو ہم بڑا ڈسکس بھی کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی انڈیکس 140ویں نمبر پر ہے 180 ممالک میں سے نائجیریا. اور ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ سر ہم تھوڑا سا ہی اوپر ہیں, زیادہ نہیں. اچھا ہم تھوڑا سا اوپر ہیں, ہم 20s میں آتے ہیں, ہم 120s میں آتے ہیں. تو اچھا ہم 120s اور 140s کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا ماشاءاللہ سے. ابھی بھی میڈم شیخ جب آپ یہ بتا رہی تھی میرے سامنے مجھے ایسا لگا کرپشن لڈیاں ڈالتی ہوئی ادھر گزر گئی, اس دروازے سے آئی اور اس دروازے سے نکل گئی. میں I hate corruption. بھٹی صاحب آئی ایم شیور ایوری بڈی اگریز ود یو. اس کے بعد تو خاص طور پہ تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں جی. مظہر عباس صاحب, انتہائی سیریس ایشو سر, اس کے اوپر نشاندہی ہوئی ہے کل. تشویشناک بات ہے, کراچی کے تعمیراتی سیکٹر کے نمائندوں نے بھتہ خوری کی نئی ایک شکل کی نشاندہی کی ہے. بھتہ خور اب سے کالز کرتے ہیں, بٹ کوائن کی ادائیگی 4 سال کی قسطوں کا ایک فارمولا بھی دے رہے ہیں. آپ کی کیا تجویز ہے سر, اس مسئلے کا حل کیسے ہو؟ دیکھیے یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جو ڈیجیٹل ہو گیا اب نا. 2-3 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے درمیان یہ چیزیں ہوتی ہیں, جہاں سے ایک ہے ساؤتھ افریقہ, اور ساؤتھ افریقہ ہمیشہ سے رہا ہے, چاہے وہ میچ فکسنگ ہو یا بتہ خوری ہو. ساؤتھ افریقہ میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جو پیورلی جو اس میں کرمنلائزڈ ہیں اس میں. اور جب میچ فکسنگ کے زمانے میں انکوائریز ہوتی تھیں تو ساؤتھ افریقہ, کراچی, بمبئی, اور اب جو ہے صورتحال جیسے آباد والوں نے اور دوسروں نے یہ کہا ہے کہ ایران سے کال آتی ہے, ساؤتھ افریقہ سے کال آتی ہے, دبئی سے آتی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ کالز باہر سے آتی ہیں, رسیدیں یہاں سے جاتی ہیں, اور پیمنٹ جو ہے وہ دبئی میں ہوتی ہے. یہ بھی ہوا ہے. ان کو کنسرن یہ بھی ہے کہ جو بلڈرز اتنے انڈر پریشر ہیں کہ کچھ بلڈرز کہیں یہ اس فارمولے کو پر ایگری نہ کر جائیں, کیونکہ انہیں وہ پروٹیکشن نہیں ملی, انہیں وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی اس میں, اور ایک خاصا خوف کا عالم ہے اس میں. جب تک آپ لوگوں کو اگزامپل نہیں بنائیں گے, جب تک آپ ایک چیزوں کو روکیں گے نہیں. کالز آتی ہیں تو کالز کے اگر نام بھی پتہ ہیں, میں نے کچھ لوگوں سے پوچھے تھے, انہوں نے نام بھی بتائے تھے. جو جنوبی افریقہ سے کال آتی ہے وہاں کون آپریٹ کر رہا ہے, ادھر سے کون آپریٹ کر رہا ہے, دبئی سے کون آپریٹ کر رہا ہے. تو اگر ہم ان کو وہ کانفیڈنس نہیں دے پائیں گے تو یہ معاملات بڑھتے رہیں گے. بتہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں, اور آپ کو حیرانگی ہو, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت ہی سینئر موسٹ آفیشل نے سندھ گورنمنٹ کے یہ بتایا تھا کہ ایک علاقے میں 13 مختلف گروپس بھتے لے کے جاتے ہیں, جن میں کرمنلز بھی ہیں, جن میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں, جن کے اندر مختلف مافیاز بھی ہیں, ایتھنک گروپس بھی ہیں, سیکٹیرین گروپس بھی ہیں, جو ہے وہ پیورلی کرائم لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں. تو وہ تنگ آ گئے ہیں دکاندار. کیسے کام کرے سر یہاں پہ کوئی؟ تو پھر یہ بتائیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا کیسے اس کی تھوڑی روک تھام ہو سکتی ہے؟ اگزامپل بنائیں آپ. جب تک آپ اگزامپل نہیں بنائیں گے, دیکھیے جب تک آپ پکڑ کے نہیں دیں گے, جو انہوں نے کالز کے نمبر آپ کو بتا دیے, انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی کہاں سے آئی ہے پرچی.
अब अगर उन लोगों को पकड़ के फौरी समरी ट्रायल नहीं होगा, उनको फौरी तौर पे सज़ा नहीं मिलेगी, उस चीज़ को रोका, उन कॉल्स को फौरी तौर पे ट्रेस करने का कोई तरीक़ाकार आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंस लूज करते जाएंगे अल्टीमेटली। या तो वो अपने कारोबार को वाइंड अप कर लेंगे उसमें, या जो और ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये खुद बिल्डर्स भी कहते हैं कि अगर उनमें से कुछ बिल्डर्स ने ये एग्री कर लिया उनके साथ, ये फार्मूला एग्री कर लिया, चलें 4 नहीं 2 किस्तों पे 6 किस्तों पे इसमें, तो इनको खतरा ये है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उनके लिए, क्योंकि और बिल्डर्स इसके नतीजे में आ जाएंगे, इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए बहुत सीरियस मसला है, गवर्नमेंट के लिए भी, पुलिस के लिए भी, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी। ठीक है, थैंक यू सो मच मर्जी साहब। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब, आपसे इंटरनेशनल सवाल हुआ है आज। बरतानिया में एक सर्वे हुआ है जिसमें रिपोर्ट ये कहती हैं कि अवाम का अदालती निज़ाम और पुलिस पर एतमाद रिकॉर्ड हद तक कम हो गया है। आपके ख़्याल में इसकी वजह क्या है? मुल्कों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर बरतानिया और इस तरह के तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग पुलिस से और जो अदालतों से अगर वो मुतमईन नहीं है, तो ये हमारा जो मुआशरा है उसका क्या सूरत हाल होगी। देखें, बरतानिया की अगर हम देखें सूरत हाल, तो पिछले चंद सालों से देखा जाए जिस तरह से पुलिस को जो अख्तियारात दिए गए और जिस तरह से पुलिस अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, और फिर उसके साथ साथ जो अदलिया के हवाले से हम यहाँ पे रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे जस्टिस सिस्टम है, जल्दी फैसले नहीं होते, लोगों को साल हर साल लग जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। अगर बरतानिया का देखें जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सर्वे किया गया है, वहाँ पे इमिग्रेशन का देखें, जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का देखें, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ जो दीगर और रिलेटेड जो ख़ासतौर पे रेलिवेंट मुकदमात हैं, वहाँ पे लोगों को साल साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये वो वजूहात हैं कि जो पुलिस की तरफ से जो अख्तियारात का इस्तेमाल है, अदलिया की तरफ से ताख़ीर है, फिर उसके साथ साथ जो अदलिया और उसके साथ जो वहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया है, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ मसाइल चलते आ रहे हैं। फिर उसके साथ जो जलती पे तेल का काम किया है वो सोशल मीडिया ने किया है, जो लोगों को शऊर देना शुरू किया है कि यहाँ पे उनके जो मसाइल होते हैं जो हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन ना तो अदलिया से उनको इंसाफ मिलता है, और जिस तरह से अब्यूज़ ऑफ पावर की जाती है पुलिस की तरफ से, तो ये वो तमाम तर जो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों ने अब वहाँ पे बरतानिया जैसे मुल्क में भी, जो कि एक हम उसको एक मिसाल के तौर के ऊपर समझते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वो, कि बरतानिया का जो एक मिसाली जमहूरियत है, वहाँ पर भी अब लोग बेजार होना शुरू हो चुके हैं, जो वहाँ के जो रिवायती इदारे हैं और जो इंसाफ के इदारे हैं उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। गुड वीकेंड, अल्लाह हाफ़िज़।